नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ भाजपा नेता, समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी कोरबा के जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर राजीव सिंह जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज पर खबरें जो प्रमुखता से छापी गई हैं, पहले उसकी जानकारी दे दें। गुजरात में भाजपा अपनों में फंसी, कांग्रेस को अपने ही नहीं मिल रहे। पश्चिम में चुनाव का अजब रण क्षेत्र। ये पहली खबर एक अखबार की अहमदाबाद से। साय ने कहा, मैं भी मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मारे। महंत बोले, मुहावरे में कहा था। मोदी पर डॉक्टर महंत की टिप्पणी से गरमाया मामला, निर्वाचन आयोग से शिकायत। रायपुर से खबर, 6 कवर्धा में शाह की चुनावी सभा। प्रधानमंत्री को कोडा गांव के भनपुरी में 8 को होगी सभा। रायपुर से खबर, छात्राओं को भगाया, आरोपियों के घरों पर भीड़ ने किया पथराव, पुलिस ने रांची से सकुशल किया बरामद। ये खबर अंबिकापुर की। हटाए जाएंगे 3,500 बीएडधारी सहायक शिक्षक, कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर चयन सूची जारी करने कहा। रायपुर की खबर है भी, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार से कांग्रेसियों का दिल टूटा, उन्होंने अपमानित महसूस किया, इसीलिए वे भाजपा में आ रहे हैं। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबरें नहीं हैं। अब चूँकि कई बार अखबार को भरना होता है, तो जैसे हम लोग कुछ भी खबर डाल दिया करते हैं फिलर की तरह, उसी तरह लोग भी डाल दिया करते हैं। हम सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने 2 दिन पहले एक बयान राजनांदगांव में दिया। भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वहाँ से नामांकन दाखिल करना था, यहाँ से ये भी गए थे उसमें शामिल होने, और वहाँ उन्होंने जो कुछ कहा उसको लेकर के छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के एक नेता ने प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने वाले व्यक्ति को चुनाव जिताने की बात कही। और फिर उन्होंने एक कांग्रेस से भाजपा में गए उद्योगपति नवीन जिंदल को लेकर के भी जो टिप्पणी की, उस पर भी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन व्यापक प्रतिक्रिया जो हो रही है वो है प्रधानमंत्री का सिर फोड़ने, मूड़ शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। और उस पर फिर बाद में उन्होंने बयान भी दिया। जब चर्चा होने लगी, खूब गरम बहस शुरू हो गई, लोगों ने कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यहाँ मुहावरों का इस्तेमाल होता है, मैं उसी तरह से किया था। और प्रधानमंत्री से मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उनसे मिला भी था। एक फ़ोटो भी उन्होंने डाला जिसमें वो साथ में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूँ और मेरा यह स्वभाव नहीं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप इस मामले में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। देखिए, चरणदास महंत जी जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनके द्वारा इतना अपमानजनक, अपशब्द और अमर्यादित बयान आना जी, यह कांग्रेस पार्टी के बौखलाहट को दर्शाती है। कांग्रेस पार्टी की नैया डूब रही है जी, और डूबती नैया में कोई भी सवार नहीं करना चाहता है। वो उसी नैया में सवार होना चाहता है जो कि उस पार तक ले जा सके जी। इनके इस अमर्यादित बयान से पूरा देश आज बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार और पहला लाठी मुझको मार। जी। बयान दे देते हैं और इन लोग की प्रथा हो गई है, मुझे लगता है। ऊपर से इनके चाहे मुख्य लोग राहुल गांधी हों या चरणदास महंत जी हों, जो वो बोलते हैं वही इन लोग बोलते हैं। जी। पिछले चुनाव में भी, चुनाव का जब चरम सीमा पे चुनाव था और आगाज हो गया था और अंतिम दौर चल रहा था, तो भूपेश बघेल जी भी ऐसे ही बौखलाहट वाले बयान देना शुरू कर दिए थे। जी। इन सभी चीज़ों से यह दर्शाता है कि कांग्रेस पूरा समझ चुकी है कि पिछले बार तो उन्हें 40 सीट आ भी गई थी, इस बार शायद 40 सीट भी नहीं आएगी। इसीलिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग वो करते चल रहे हैं। और मैं पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनके इन शब्दों का घोर निंदा करता हूं। और मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि हम सभी हैं मोदी का परिवार। अगर इतना ही है आपको तो पहले लाठी आप हमें मार के दिखाइए, और दूसरा बार आप बोल तो देते हैं और फिर सफाई देते हैं कि हमने वो एक मुहावरा बोला था। अरे भाई, छत्तीसगढ़िया हम भी हैं, हम भी बचपन से छत्तीसगढ़ में रहे हैं। छत्तीसगढ़िया मुहावरों को हम अच्छे से जानते हैं। सफाई देने की ज़रूरत नहीं है चरणदास महंत जी। आपके शब्द जो है वही बयान करते हैं। एक एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ी समझता है। कल हमारे लखन भैया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ी क्या महंत जी समझते होंगे। तो
तो ये सब बातें जो है, ये सब ढकोसले वाली बातें हैं। लोग आपका असली चेहरा देख चुके हैं। आप लोग कोरबा लोकसभा में अब आपकी क्या स्थिति है और क्या स्थिति होने जा रही है, इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। जनता इसका जवाब देगी, जो कि मोदी के अनुयायी हैं। मोदी जी को पूरा देश मानता है, देश ही नहीं अपितु पूरा विश्व मानता है। और आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस पार्टी को जवाब देगी। जी, वैसे ये कहा जाता है कि कोई अगर अपनी गलती को मान ले और पश्चाताप करे तो उसको, उस विषय को छोड़ दिया जाता है। ये हमारी परंपरा है जी। और अगर उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था, तो मुझे लगता है कि इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए कि ठीक है, एक व्यक्ति मान लीजिए फ्लो में उनसे वो बात निकल गई। क्योंकि हम लोगों को याद है कि बहुत सारे, मुझे नरसिम्हा राव जी का, जब वो प्रधानमंत्री थे तो लाल किले की प्राचीर से वो कहते कहते उन्होंने जाति विशेष का उल्लेख कर दिया, तो उसमें बड़ा हल्ला मचा था। तो लोगों ने बाद में कहा, तो उन्होंने, उनको लगा कि मैं कुछ गलत कह गया, तो उन्होंने कहा भी देखिए, मैं गैर हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ और हिंदी में बोलते बोलते मुझसे कुछ ऐसा शब्द निकल गया जो किसी के लिए अपमानित करने जैसा था, तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसे देवगौड़ा ने भी किया था। खैर वो हिंदी भाषी नहीं थे और वो उस तरह की बातें आई थी, लेकिन ये तो हिंदी भाषी हैं। छत्तीसगढ़ी की बात जो कर रहे हैं लोग, तो उसमें मुहावरे इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ऐसा वक्त है जब आपके एक एक शब्द पर मनन हो रहा है कि आप अभी क्या कह रहे हैं, उसका आशय क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। इस पे सब पे भी कहीं ना कहीं मतदाता और राजनीतिक ध्यान रखते हैं। तो चाहे महंत जी हो या कोई भी नेता हो, उसको वाणी की मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। देखिए कमलेश भाई, वो कितना भी आप सफाई दे दें जी, ऐसे सभाओं में और ये सब जब बातें करते हैं ना, तो जब दिल की बात होती है ना, वो जुबान पे आ जाती है जी। और उनके दिल में ये कहीं ना कहीं था, उन्होंने जुबान पर ला करके लोगों के बीच बोल दिया और लोग उनको समझ गए हैं कि अब वो किस प्रकार के, बहुत सम्मान देती थी छत्तीसगढ़ की जनता उनको। नहीं, इस बयान के बाद कितने सम्मानजनक व्यक्ति वो रह जाएंगे, वो छत्तीसगढ़ की जनता ही इन चुनाव में बताएगी। नहीं तो अब तो लोग मजाक मजाक में भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस के नेताओं के मुंह से कुछ कोई शब्द ऐसा निकला जो अमर्यादित हो, या ये लगता हो कि ये शब्द इनको नहीं बोलना था, तो भारतीय जनता पार्टी उसको लपक लेती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस चुनाव में तो, या इस चुनाव के आखिरी चरण तक कांग्रेस के नेता मंच के सामने, माइक के सामने खड़े हो जाएं, ऐसे 15-20 मिनट तक हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, नहीं तो मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल जाएगा जिसको लेके भाजपा खेल जाएगी। मतलब देखिए जी, नहीं, मैं साफ बता रहा हूँ, कांग्रेस वाले जो है उन लोग समझ रहे हैं अब जी, उनकी जो पूरी स्थिति देश में है। आप देख लीजिए, अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताने वाली है पार्टी, और बताने वाली नहीं थी भाई, अभी भी नहीं, है। अभी कैसे मैं बोल सकता हूँ, अब तो ये परसेंटेज के आधार पे है, लेकिन अब तो ये क्षेत्रीय पार्टियों से अपने लिए सीट मांगती है। कहीं उनको 17, यूपी जैसे जहां पे उनका वर्चस्व होता था कांग्रेस पार्टी का, यूपी जैसे प्रदेश में उनको 17 सीट मिल रहा है लड़ने के लिए, कहीं पे 3 सीट मिल रहा है। तो ये सब बातें दर्शाती है कि कांग्रेस का पतन धीरे धीरे हो रहा है और कांग्रेस जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत जो है उस टाइप का कुछ दूसरी पार्टियां आगे बढ़ के आ रही हैं जो कि कांग्रेस को चला रही हैं। जी जी बिल्कुल। मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये सबसे आग्रह रहता है कि वाणी की मर्यादा बहुत आवश्यक है, क्योंकि चुनाव है, 4 तारीख को मतगणना हो जाएगी, उसके बाद फिर हम सबको मिलकर के इस देश को चलाना है, इस प्रदेश को चलाना है। तो किसी भी दल के लोग हों, इस बात का ख्याल रखें कि ऐसा कुछ न बोलें। वो एक शेर है ना, दुश्मनी लाख सही, राजनीति में दुश्मनी नहीं होती, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलो ये चुनाव तक दुश्मनी है। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। आशय यही है कि हाथ मिलाते रहेंगे तो दिल फिर मिल जाएगा। तो ऐसी कोई हरकत न की जाए कि दिल न मिलने की स्थिति निर्मित हो जाए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बहिष्कार से कांग्रेसियों का दिल टूटा, उन्होंने अपमानित महसूस किया, इसलिए वे भाजपा में आ रहे हैं। ये कहना है भाजपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष का, छत्तीसगढ़ के नहीं, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष का। तो उन्होंने जो बात ये कही है शर्मा जी ने, वो हरिभूमि के संपादक के साथ बातचीत में उन्होंने बात कही INH के साथ चर्चा में। तो इस बात को हम छत्तीसगढ़ से भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा भाई है, हम साथ में थे। और पूरे देश में इस तरह की बातें हो रही हैं कि कांग्रेस से लोग टूट करके भाजपा में क्यों आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो दृश्य है, कोरबा में भी वो दृश्य है। आपने भी कई लोगों को प्रवेश कराया है पाली में, तो 1200 से अधिक लोग आपके नेतृत्व में और सरोज पांडे जी और अन्य नेताओं के समक्ष भाजपा में प्रवेश किए थे, यहाँ भी हुआ है। तो ये जो भगदड़ मच रही है, ये क्या रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के कारण है कि और कोई वजह है? इनके, मैं शर्मा जी ने जो कहा उसकी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्मानीय शर्मा जी ने जी जो बयान दिया है, मैं 100% उससे सहमत हूँ जी।
हमारा देश या हिंदुस्तान जो है, और जहां राम मंदिर की जी प्रतीक्षा करीब 500 वर्ष से लोग कर रहे थे जी, और जब बात आई राम लला के दरबार के खुलने की या उस प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें सभी को न्योता दिया गया, सभी को इनविटेशन दिया गया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता वहां नहीं पहुंचे और अलग अलग प्रकार के बयानबाजी कर रहे थे। तो लोग जो यहाँ पे, हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक संस्कृति है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है कमलेश भाई। और उस हिंदुत्व संस्कृति को मानने वाले भारत देश में करीब 80 से 90% है। कई दूसरे धर्म वाले भी मानते हैं इस हिंदुत्व संस्कृति को। लेकिन जब कांग्रेस वालों ने देखा कि जब हमारे प्रभु श्री राम के दरबार को ही इन लोग मतलब वहां जाने के लिए तैयार नहीं, उसके लिए टिप्पणियां कर रहे हैं, तो उनके मन में भी आहत हुआ होगा। अगर मैं ही कहीं टिप्पणी कर दूंगा, मेरे घर में जब जाके बैठूंगा तो मेरे घर में मेरी धर्मपत्नी है, मेरे बच्चे हैं, उन लोग 4 बार मेरे से सवाल तो जरूर पूछेंगे कि जिस राम मंदिर के, जिस राम भगवान के बारे में, जिन दशरथ जी के बारे में, लक्ष्मण जी के बारे में बचपन से आप हमें सुनाते आए हैं, आज उसी के लिए आप लोग टिप्पणी करके उधर नहीं जाएंगे, आपके नेताओं के बहकावे में आकर के नहीं। तो कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत लोग इससे आहत हुए हैं। हमारे कोरबा के ही कई साथी हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने कांग्रेस पार्टी के जो मिलते रहते हैं कई जगह, उन लोग बोलते हैं कि इससे बहुत उनको आहत हुई है कि हमारे लोग कैसे इनको समझाएं शीर्ष नेतृत्व को। एक आदमी बोल दिया तो उसी के बोली पे सब लोग चलते रहते हैं, और मिलते मिलते सब चीज को देखेंगे तो लोग जो प्रवेश कर रहे हैं, एक शर्मा जी का बयान बिल्कुल सही है कि इससे आहत हुए हैं, और दूसरा लोग देख रहे हैं कि कौन पार्टी देश के हित में सोच रहा है, कौन पार्टी देश को चला सकता है, कौन पार्टी देश को विश्व गुरु बना सकता है, कौन पार्टी विश्व में सभी जगह ऐसा माहौल बना दे कि भारत देश का बोलने पे लोगों को गर्व हो। इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं और किस पार्टी में राष्ट्र प्रथम की भावना है, वह सभी चीजों को देखते हुए लोग हमारी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। उनका स्वागत है और देख रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, तो डूबती नैया में कोई सवार नहीं होता जी। और जो नाव उनको किनारे तक ले जा सके, पार करा सके, उसी में लोग सवार होते। मतलब रामलला ही अकेले कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ सत्ता के साथ रहने के पक्षधर होंगे, रहते हैं कुछ कांग्रेस में, कांग्रेस की सत्ता थी तो उनके साथ थे, भाजपा की सत्ता है प्रदेश में तो उसके कारण सत्ता लोलुपता की बात कर रहा हूँ। सत्ता लोलुपता रहती है जी, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कॉर्पोरेट सेक्टर टाइप का पार्टी है जी। आप कभी भी प्रवेश करते हैं तो सीधा पदाधिकारी नहीं बन जाते हैं जी। हाँ, कोई शीर्ष नेतृत्व और कोई डिसीजन लेता है कि जो कि दूसरे पार्टी में भी शीर्ष पद पे रहा हो, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनसे बातचीत करके कई लोगों को नवीन जिंदल को आधा घंटा पहले लिया और सीधा सीधा उनको आपने बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल अपना जी, बिल्कुल मैं समझता हूँ। और नवीन जिंदल वाली जरा जो बात है, नवीन जिंदल जी सालों से कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। तो वो सारी चीजें जो हो रही हैं वो सब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व रहे हुए हैं। जी जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी शीर्ष नेतृत्व थे, तो ऐसे लोगों को सम्मान देते हुए भारतीय जनता पार्टी उनको प्रवेश कराता है और कोई ना कोई अच्छी सीट जानता है कि उस सीट से वो जीतेंगे ही जीतेंगे। जी 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 जी। और वहां पे अच्छा काम करके दिखाएंगे जी। तो बाकी जो लोग आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, वो एक प्राथमिक सदस्यता ले रहे हैं, उसके बाद एक सक्रिय सदस्यता होती है जिसको उन लोग लेंगे और उसके बाद पदाधिकारी वगैरह बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोटोकॉल के तहत चलता है। जी 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 जी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल यानी आपके नेताओं के विरुद्ध ईडी के जरिए जो कार्रवाई की जा रही है, या ईडी द्वारा जो की जा रही, जरिए नहीं, ईडी ही कर रही है, उसमें संजय सिंह को कल जमानत मिल गई। अब आपके जो नेता थोड़ा सा दुबके हुए थे, अब वो बिल्कुल शेर की तरह सामने आ गए हैं, कहते हैं कि हम शेर हैं, शेर के बच्चा आया, शेर का बच्चा, इस तरह के नारे भी लग रहे थे कल आपके कार्यालय में। संजय सिंह जब जमानत के बाद 6 महीना बाद जेल से बाहर आए तो वो इस तरह का दृश्य दिखाई दे रहा था जैसे वो रणथंबोर की लड़ाई जीत के आए हैं। देखिए, एक तरफ तो जो विपक्षी हैं वो ईडी पे आरोप लगाते हैं जी कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी के जो बोले वही करती है जी। ईडी ने अपना काम किया, उन पे आरोप लगा था तो उनकी पूरी जो भी कार्रवाई करनी थी उन्होंने किया जी। जो बातें सत्य हुई थी वो जाकर के उसके कारण वो जेल गए। उसके बाद कोर्ट में यह मामला चला जी। और जब केजरीवाल जेल में गए तो अंत में पता चला कि इस सरगना का मुखिया जो है
वो केजरीवाल जी है। हाँ, इस गिरोह का जी मुखिया जो है वो केजरीवाल जी है जी। तो केजरीवाल जी जब वहां पहुंचे और उसके बाद पता चला कि संजय सिंह भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं करते थे जितना डायरेक्ट ओपनिंग लोगों का था केजरीवाल के पास जब बयानबाजी हुई, तो ईडी ने और कोर्ट ने इनको बेल पे रिहा किया है। इनकी अभी पूरी तरीके से जो शेयर बनने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई चलती रहेगी। ईडी ने इन्हें बेल पे रिहा किया है जी। और बेल पे रिहा करने के बाद जो भी पूछताछ वगैरह होगी, मुख्य गिरोह का जो मुख्य व्यक्ति पकड़ा गया है और उसके कई सूत्र बाहर के देशों से भी जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। जी जी। तो ऐसी सब चीज़ें के बाद अगर एक तरफ वो बोलते हैं शेर समान बोलते हैं, आप मैं कल परसों टीवी पे देख रहा था जी, कि शेर आया कर रहे हैं, और दूसरे तरफ वो आतिशी उनकी वो बोल रही है कि आगे अभी 4-5 लोग और जेल जाएंगे, मैं भी जेल जाऊंगी, सौरभ भारद्वाज भी जेल। तो मन में कहीं खोट है तब तो बोल रहे हैं जी। अगर मन में खोट नहीं रहेगा, राजीव सिंह अगर झूठा नहीं है, राजीव सिंह ने कुछ नहीं किया है, तो कभी टीवी पे आपके सामने नहीं बोलेगा कि मैं हो सकता है मेरे को भी पकड़ के ले जाएंगे, मेरे को भी जेल ले जाएंगे। ये बातें उनके मन में कहीं खोट है। नहीं तो कह रहे हैं कि उनके दाढ़ी में तिनका वाली बात है। उनके किसी खास के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कह रहा था कि आतिशी को बोलो कि वो हमारे साथ शामिल हो जाएं, आपको छोड़ देना है तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। ये भी तो उनका आरोप है। और थोड़ा सा दुख की बात ये भी होती है कि पत्रकार वार्ता में वो आतिशी, सौरभ भारद्वाज ये बोलते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने हमें इतना 1000 करोड़ ऑफर किया था जी। अरे मैं सम्मानीय पत्रकार गण से भी निवेदन करूंगा कि जब ऐसा बयानबाजी सामने करे तो उनसे जरूर पूछना चाहिए कि आप उनका नाम सामने लाइए जी। अरे नाम लाइए, दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, चाहे आपका रहे जी जी। लेकिन वो हमारे पत्रकार बंधु भी नहीं पूछते उनसे सवाल, तब थोड़ा सा दुख होता है। जरूर पूछना चाहिए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने ऑफर किया था आपको इतना 1000 रुपया, इतना करोड़ रुपया। नहीं, कई बार प्रेस ब्रीफिंग होती है तो आते हैं अपनी बात कह के बिना कोई उत्तर दिए हुए, और कोई प्रश्न मेरे सामने है उसके पहले वो कह के चले जाते हैं। ये भी कई बार ऐसा दृश्य होता है, वहाँ प्रश्न पूछने की आपको इजाजत ही नहीं, समय ही नहीं देते। तो ये सब अपने ढंग से काम करने का तरीका होता है। कमलेश भाई, ईडी अपना काम करता रहेगा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना काम करती रहेगी। अब जब मैं तो बोलता हूँ अब तो ईडी को शाबाशी देना चाहिए कि संजय सिंह को छोड़ दिया गया जी। अभी तो नहीं बोल रहे हैं, अभी ये नहीं बोलेंगे, मतलब इनका काम है कि चुनाव हम जीते जी, तो ईवीएम मशीन में खराबी थी जी, और चुनाव वो जीत गए अगर तेलंगाना में, तो ईवीएम मशीन बहुत अच्छा काम कर रहा था। तो ये लोग हैं ये होता ही है। अपने अपने हित की बात हर व्यक्ति करता है, वो लोग भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अब हम फिर वापस लौटते हैं प्रदेश में अपने। 6 को कवर्धा में शाह की चुनावी सभा, पीएम से पहले शाह की सभा। ये विधानसभा चुनाव से पहले भी जिस तरह से अमित शाह यहाँ सक्रिय हुए थे तो लोगों को लगने लगा था कि ये इनको चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, ये यहाँ भ्रमण कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गुल खिलाएंगे, और गुल खिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब ये यहाँ पे इसको सगुन माना जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, या ये माना जाए कि सेकंड जो आपकी पार्टी में शीर्ष के दूसरे नंबर पे हैं उनको भेज करके ये कहा गया है कि आप यहाँ शुरुआत करो, मोदी जी यहाँ कम आएंगे, आप इसको संभाल के रखो क्योंकि यहाँ पे आपकी सरकार है। अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत मिला था, तो मोदी जी कम, शाह जी ज़्यादा आएंगे छत्तीसगढ़ में। देखिए, कल ही मुझे पता चला है कि पूरे देश में मोदी जी करीब 150 से ज़्यादा सभाएं करेंगे जी। शाह जी हों, मोदी जी हों, जेपी नड्डा जी हों, अपने राजनाथ सिंह जी हों, ये सब हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं जी। इनका आना ही चुनावी माहौल बदल देता है। आपने देखा कि पिछले बार 17 को चुनाव था, 17 नवंबर को, और 15 तारीख को अमित शाह जी का दौरा यहाँ हुआ था जी। और अमित शाह जी के दौरे के बाद ही 2 दिन में पूरा चुनाव पलट गया, मैं कहूँगा जी। तो ऐसे लोगों का आना, लोगों के सामने पक्ष रखना भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का विषय लोगों के समक्ष रखना और सामने वालियों की नाकामियों को बताना, उजागर करना, लोग इनकी बातों से प्रभावित होते हैं जी। ये हमारे ऐसे लोग हैं जो सत्य तथ्य रख करके लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों को सोचने पे मजबूर कर देते हैं जी। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की अभी डबल इंजन की सरकार है इस प्रदेश में, यहाँ हमारा छत्तीसगढ़ में भी है और राष्ट्र में भी है जी। और लोगों को
आज की तारीख में पूर्णतः पता है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा करने की गारंटी है। जी जी जी। अभी 3 महीने के अंदर 44,000 करोड़ रुपए की राशि लोगों के बीच में दिया गया है जी। चाहे वो हमारा 2 साल का बोनस हो, चाहे किसानों के लिए अंतर वाली राशि हो, चाहे महतारी वंदन योजना के जो पहला किस्त हो गया, दूसरा किस्त अभी मिलने वाला है और हर महीने ऐसे किस्त मिलता जाएगा। ये तो आप प्रचार में लोगों से कह ही रहे हैं। नहीं तो ये सारी चीजें जो है नहीं, प्रधानमंत्री आवास का 18 लाख परिवार को घर मिलना, मतलब ये सारी चीज। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा थी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा पहले लोगों को प्रधानमंत्री आवास के लिए साइन करेगा, वो ओके करेंगे और उसके बाद जो है वो अपने बंगले में प्रवेश करेंगे, मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश किए। तो ये सारी चीज इतनी घोषणाएं करके, तेंदुपत्ता का भी सीजन आ रहा है, 5500 मिलने वाला है, उनको चप्पलें मिलेंगी, साड़ी मिलेंगी, सब चीज। तो सारी चीज मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब इतना विष्णुदेव साई जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इतना सब कुछ आप लोग कर रहे हैं तो कवर्धा से ही क्यों शुरू? अमित शाह की ये भी बात आएगी ना कि कवर्धा से ही क्यों शुरू कर रहे हैं? कवर्धा से जो वहां पे सांप्रदायिक तनाव था विधानसभा चुनाव से पहले, उसके कारण वो जाकर के ये संदेश देना चाहते हैं क्या? सांप्रदायिक तनाव चुनाव से जो पहले था जी कमलेश भाई, हमारे सम्मानीय विजय शर्मा जी, हाँ, उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने जी चुनाव लड़ा वहां से जी, और लोगों ने उसका जवाब दे दिया जी, वहां पे बिल्कुल दिया और अच्छे मतों से विजय शर्मा जी को जिता करके प्रदेश में भेजा, जो कि वो उप मुख्यमंत्री के पद पे आज शरीक है, उप मुख्यमंत्री के पद को बड़े बखूबी निभा रहे हैं जी। और उसके बाद अमित शाह जी का ना, अमित शाह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद में भी कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन 370 हटा के रखूंगा, अपने कश्मीर को बचा के रखूंगा जी। जो ऐसे हिंदुत्व प्रेमी हो, जो अपने हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में इतना सोचते हो, उस नेता का कवर्धा में आना मैं जानता हूं कि बहुत बड़ी बात होगी। हाँ ठीक है, कवर्धा मतलब वही कह रहा हूं कि वहां पे चूंकि थोड़ा सा सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा था, वहां से एक संदेश देने की बात होगी यही कि इस चुनाव में भी राम, हिंदू, ये सब प्रमुखता से देखे जाएंगे। काम तो है, काम तो जो चल रहा है, देखिए राम तो दिल में बसे हैं जी, ठीक है। मेरे घर राम आए हैं, सब लोग बोलते हैं, चाहे हिंदू हो या ये चाहे भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेसी हो, सारे लोग, सब लोग, सबके पूज्य है वो जी जी। राम सभी के हैं जी, है ना। लेकिन लोग कुछ मानते नहीं है, कुछ लोग उसका तथ्य ढूंढते हैं, कुछ लोग अयोध्या पे सवाल उठाते थे। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के 90% लोग मानते हैं कि राम है और अयोध्या के राम थे, और राम जी का आशीर्वाद पूरे देश पे बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और राम जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा गुजरातियों को राम जी के नाम पे, या ये कहे कि हिंदुत्व के नाम पे सबसे ज्यादा, अगर कहीं कोई लंबे अरसे से एक राज्य में वहाँ के मतदाता कायम है तो गुजरात है जी। गुजरात से जुड़ी एक खबर है, मैं भूल रहा था उसको, उस पर भी चर्चा कर लूँ, जहाँ से अमित शाह जी आते हैं और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी आते हैं। वहाँ पे खबर है कि एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता खुलकर अपने ही प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के वरिष्ठ नेता खामोश बैठे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कोरबा में बैठ करके उसकी बात नहीं की जा सकती, लेकिन एक अखबार ने प्रमुखता से इस खबर को छापा है। यानी जो घर है आपका, जो बड़ा ये कहा जाता है कि उसकी दीवारें बड़ी सुदृढ़ हैं, वहाँ प्रवेश कर पाना किसी के बस की बात नहीं है जल्दी। उस प्रदेश में अगर आपकी पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वही कि बहुत दिन होने पे तालाब का पानी सड़ने लगता है। नहीं कमलेश भाई, मैं इसको दूसरे तरीके से आपके समक्ष रखूंगा जी। जब एक घर होता है उसमें एक परिवार रहता है जी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जी, और उस परिवार में कभी भी हमारा भी घर है, उसमें हमारे सब लोग रहते हैं, पिता, माता जी, चाचा जी, सब लोग एक संयुक्त परिवार होता है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी लोगों में इतना प्रेम भाव और ये सब बना रहे। कहीं कहीं कुछ कुछ बातें ऐसी आती है, नाराजगी होती है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी होती है, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो है उसको कैसे परिवार का मुखिया आकर के उसको संभालता है, ठीक करता है, वैसे ही जैसे घर में मुखिया आकर के उसको ठीक करते हैं। तो ये सब अगर पार्टी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ये खबरें सुनने को मिलती रहेगी। हमारा तो सिर्फ गुजरात का एक डाला है, आप कांग्रेस का देख लीजिए, पूरे देश में उनके
कई विरोध में लोग बोल रहे हैं। नहीं, अनुशासित पार्टी इसलिए लेकिन ज्यादा चर्चा भारतीय होती जनता है। पार्टी अनुशासित पार्टी है जी, और ये कहा जा रहा है कि 60,000 कांग्रेसी गुजरात में आए भाजपा में और उनको तवज्जो ज्यादा मिल रही है, जिसकी वजह से ये कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं। हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इसको मना कर रहा हूँ कि नहीं भाई ये गलत न्यूज़ है, बिल्कुल सही न्यूज़ हो सकती है। और मैंने कहा ना, कुछ जगह ऐसी बातें होंगी, ये नहीं कि पूरा शांति से ही सब जगह चलता रहेगा। ये राजनीति है, राजनीति में उठापटक होती रहती है, अपने घर में भी हो सकती है और बाहर में भी हो सकती है। जी, और हम कोरबा लोकल की बात करेंगे, लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे, लेकिन एक खबर जिसको हमको जरूर पढ़ना चाहिए, उस पर जो विशेषज्ञ हैं उनसे उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जो हमारे शुभचिंतक हैं कि 8 जनवरी को मुझे अटैक आया था, और जब हॉस्पिटल में थोड़ा सा ठीक स्थिति बनी तो डॉक्टरों से, नर्सों से, इनसे चर्चा करते थे यहाँ या विशाखापट्टनम में, तो कहते थे कोरोना काल के बाद हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या बढ़ी है, यानी हृदयाघात के मरीज बढ़े हैं। वजह थी कि लोग सिर्फ और सिर्फ कोरोना से बचने का उपाय करते रहे, प्रतिरोधक दवाइयाँ खाते रहे, फिर इंजेक्शन आए 2-3 उसको लेते रहे और बाकी तरफ ध्यान नहीं दिए, वो हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। वही खबर है, कोरोना काल में जांच न इलाज, इसलिए 2 साल में दोगुने हुए टीबी मरीज। तो ये इसको आप चूंकि चिकित्सक भी हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, हो सकता है कि दवाइयों के असर से तभी बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह लिए गए थे जी जी कोरोना काल में, जो कि मरीजों को ठीक कर रहे थे। और स्टेरॉइड्स का दूसरा असर भी होता है जी, लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसके कारण कई दूसरी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं जी। तो जिन लोगों ने गंभीरता से लिया, जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे जी, और जिन लोगों ने खेल कूद, चलना फिरना, मॉर्निंग वॉक, योगा वगैरह करते रहे जी, वो तो ज़्यादा उससे प्रभावित नहीं हुए। जी। लेकिन जो लोग ये सब चीज़ों से दूर रहे, जी, उन लोगों को हो सकता है कि ये असर हुआ हो। और मेडिकल कॉलेज वालों ने अगर यह रिसर्च करके यह बात सामने लाई है जी, और केसेस का पता किया है, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि ये गलत चीज़ है, ये बिल्कुल हो सकता है सही होगा। लेकिन टीबी जो है पुराने ज़माने में एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। अब नहीं है, अब गांव तो से टाइफाइड टाइप का है। लोग गांव से बाहर कर दिया करते थे मरीजों को, ये अलग अस्पताल ही लेकिन बनता था उनके अलग लिए। अस्पताल बनता था जी, लेकिन आज की तारीख में टीबी बाकायदा लाइलाज है। आप उसका इलाज अच्छे से करवा सकते हो, उसके दवाई का कोर्स है और उतने दिन दवाई लेकर के आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। जी, जी। तो ये जो बातें आ रही हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल नहीं, इसमें तो ये दे रहा है सहमत कोरोना काल में न जांच हुई ठीक से, न इलाज हुआ, जिसके कारण बढ़े हैं लोग। तो हाँ। वो एक कारण इसमें वो और कई लोगों ने क्या किया कि कोरोना काल में शायद उनको 2-3 बार कोरोना होके चला भी गया, हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी जांच ही नहीं करवाई। जी, जी, तो उन्होंने तो दवाई तक नहीं ली, उसके कारण भी तकलीफें बढ़ी होंगी, कुछ ना बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ डैमेज हुआ होगा, जी। जिसके कारण ये सब हो रहा है। और लंग्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था कोरोना का, ये हम जानते हैं। तो फेफड़े पे अगर जब इफेक्ट पड़ रहा है तो फेफड़ा की टीबी एक बहुत कॉमन बीमारी है जी। और बिल्कुल ये हो सकता है, लेकिन लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, लोग स्वस्थ रहे, बिल्कुल, बस बिल्कुल। यही माँ भारती से मनोकामना है हाँ, मेरी। थोड़ा सा भी उनको डाउट होता है किसी तरह का, तुरंत जो संबंधित चिकित्सक हैं, जिनसे आपके संबंध हैं या जिनके ऊपर आपको भरोसा है, उनके पास जाएं, परामर्श लें और उसका इलाज कराएं। जी। चलिए, कोरबा से जुड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दें। बाइक पर पति के पीछे बैठी पत्नी और स्कूटी चालक महिला की मौत। ट्रेलर का टेरर हादसों में 2 महिलाओं की मौत हुई, ड्राइवर मौके से भाग गए। ये पहली खबर है अखबार की। खंभे को ट्रेलर ने मारी ठोकर, अंधेरे में डूबे 12 गांव। ऐसी छोटी छोटी खबरें हैं। अज्ञात ट्रेलर ने दंपति को मारी टक्कर, पत्नी की मौत, पति गंभीर। और एक अखबार ने लिखा है, बजट में प्रावधान के बाद भी शहर वासियों को नहीं मिली वाईफाई की सुविधा। सहकारी बैंक में नकदी का संकट, चेस्ट बैंक से डिमांड के अनुसार नहीं मिल रहा पैसा। जेल से जमानत पर रिहा युवक के कब्जे से देसी पिस्टल बरामद। ऐसी छोटी छोटी खबरें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सरोज पांडे और कांग्रेस की प्रत्याशी ज्योत्सना महंत लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, उससे जुड़ी हुई खबरें भी अखबारों में हैं। सब अपने अपने तई अपनी अपनी बात कर रहे हैं। मतदाताओं को अपनी पार्टी की ओर, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न चल रहा है। 7 तारीख को ये प्रयत्न तब्दील हो जाएगा मतगणना के बाद, मतदान के बाद 7 मई को, और उसके बाद फिर इंतज़ार रहेगा 4 जून का, उस दिन गिनती होगी।
डॉक्टर साहब, आप भी लगातार लोगों के बीच में हैं जी। लोग, ठीक है कि चुनाव में तो सब अपनी अपनी बात कहेंगे कि आप हमको वोट क्यों दो, वो सब अपनी अपनी बात करते हैं। क्या इस तरह की भी कुछ बातें आ रही हैं जिस पे मनन करने की ज़रूरत है और चुनाव के बाद उस पर उन समस्याओं के निदान पर कुछ अमल करने की ज़रूरत है, आश्वासन पर अमल करने की ज़रूरत है? इस तरह की बातें भी आ रही हैं। जी देखिए, लगातार मैं दीदी सुश्री सरोज पांडे जी के साथ लोगों के बीच जा रहा हूं जी, और लोग उनका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे दीदी सुश्री सरोज पांडे जी आई हैं, जो कि 2 बार की महापौर, 1 बार की विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद, वर्तमान में राज्यसभा सांसद, तो ऐसे कई पदों पे रह चुकी हैं और आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर लड़ने जा रही हैं। हम जब लोगों के बीच में जाते हैं तो खासकर 2-3 विषय काफ़ी आते हैं जी। पहला विषय तो यह आता है कि जो पुरानी सांसद ज्योत्सना महंत जी थी जी, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिला था 5 साल का, लेकिन हर जगह लोग बोलते हैं कि वो हमारे बीच कभी आई ही नहीं और न ही हमारे लिए कभी उन्होंने कोई काम किया या एक ईंट तक लगाया। लोग विकास ढूंढते हैं। जी, सुश्री दीदी सरोज पांडे जी का एक विकास के चेहरे के रूप में उनका भिलाई और दुर्ग में रूप रहा है। मतलब हमने भी बचपन में, मैं स्कूलिंग रायपुर से किया था, उसके बाद भिलाई दुर्ग बहुत जाते थे। 26 साल की उम्र में वो महापौर बन गई थी जी। और उसके बाद से भिलाई दुर्ग का जो विकास हुआ है, तो यहाँ भी जब हम घूमते हैं तो दीदी हमेशा सब जगह को देखते रहती है। उनकी प्राथमिकता है कि जैसे ही चुनाव हम जीतते हैं और सांसद के रूप में लोग हमें मतदान करते हैं, हमें जनमत मिलता है, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि रोडों की, सड़कों की। सड़कें बड़ी बदहाल कंडीशन में हैं जी। और बोले सड़कों का एक जाल बिछाना ज़रूरी है। हमारे पास डीएमएफ का बहुत बढ़िया फंड है और सेंटर से भी हम फंड ला करके यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाएंगे। दूसरी एक बात, सड़क की मांग ज़्यादा आ रही है, सड़क की मांग आती है। दूसरी एक मांग आती है अभी जो रेल सुविधाएं हैं जी। रेल सुविधाएं में जो कि 4-4, 5-5 घंटा ट्रेन लेट हो रही है या ट्रेनें कैंसिल हो जा रही हैं। मालगाड़ी दीदी चल जा रही है लेकिन हमारी गाड़ियां नहीं चल रही हैं। तो दीदी का यही निवेदन है लोगों के बीच में कि 1 साल का और समय दीजिए। 85,000 करोड़ रुपए का बजट छत्तीसगढ़ के रेल पे खर्च किया जा रहा है। तो लोगों का दूसरा प्रश्न होता है कि हम, चलिए ठीक है, लेकिन हमारी ही गाड़ियां क्यों लेट की जाती है, मालगाड़ी क्यों निकल जाती है? जी, तो देखिए लोगों को एक, नहीं मैं बिल्कुल सही प्रश्न है, दीदी बोलती है आपका सही प्रश्न है, लेकिन दीदी का यह भी कहना होता है और हम सभी का भी यह कहना होता है कि हमें इस देश को भी चलाना है, देश की भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। अगर ये सब कोयला और ये सब चीज़ें नहीं जाने लगेंगी, इन लोगों को हम रोक देंगे तो देश कैसे चलेगा? देश की भी अर्थव्यवस्था तो जो बढ़ती जा रही है वो इन्हीं सब कारणों से बढ़ रही है। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाहूँगा कि दीदी जो है जी, वो हमेशा यह चाह रही है कि यहाँ पे रिसोर्ट बने, यहाँ एक गार्डन बने, यहाँ बच्चों के खेलने का हो। बहुत अच्छा उस दिन लगा जब बुजुर्गों के बीच में बैठी थी। बोलती है मेरा मन है कि ये जो सियान सदन है इसको एक अलग रूप में बनाया जाए, जिसका नाम हम आशीर्वाद सदन के रूप में दें जी। तो या बुजुर्गनामा उसको रखा जाए। दिल्ली में एक बुजुर्गनामा बना है जहाँ लोग सुबह से आएँ, वहाँ आके घूमे फिरें, वहाँ चाय की व्यवस्था हो, सुबह के नाश्ता की व्यवस्था हो, दोपहर में खाने की व्यवस्था हो, ये सारी चीजें जो है, और शाम को घर चले जाए, रात को वहाँ रुकने की जरूरत नहीं है जी। तो ऐसी सब चीजें जो सोच है उनकी बताती है कि वो पूरी तरीके से इस शहर, इस कोरबा का विकास करना चाहती है। जहां भी बंदर बांट और ये सब चीज हो रहा है, ये सब चीज को खत्म करना चाहती है। प्रदूषण की बात आती है कि नहीं? प्रदूषण की आती है, बिल्कुल। प्रदूषण देखिए, उनका कहना है कि जब सड़कें वगैरह सब अच्छी बन जाएंगी, जब मामला दुरुस्त रहेगा तो प्रदूषण वैसे ही कम होगा। जो आप राखड़ को लेकर देखिए, आप अब देखेंगे कमलेश भाई कि राखड़ जो चल रहा था और आज जो राखड़ चल रहा है, ट्रक में करीब करीब पूरा वो पैक होकर के चल रहा है। पहले खुली ट्रक में जाता था। वो चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बहुत कमी आपको दिखाई देगा। लेकिन हाँ, जैसे हम दीदी के साथ हरदी बाजार, कुसमुंडा ये सब जाते हैं, उन सड़कों को देख करके बहुत दुखी होती है। 5 साल में वो सड़क नहीं बन पाई,
इतनी सी सड़क नहीं बन पाई 5 साल में। तो ये सारी चीजें जो है जी, इन सभी चीजों को देखते हुए कैसे मुझे रेलवे स्टेशंस को ठीक कराना है, कैसे रेलवे व्यवस्था को दुरुस्त करना है, कैसे मुझे सड़कों को ठीक कराना है, कैसे लोगों के अस्पताल जो है उनका, हाँ एक बहुत बड़ा सपना है कि एक यहाँ पे कोरबा शहर में एक मल्टी स्पेशलिटी ऐसा हॉस्पिटल आए कि लोगों को बाहर रायपुर और दिल्ली नहीं भागना पड़े। जी जी, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम लाएं, ऐसे कोचिंग सेंटर्स रहें, ऐसे स्कूल्स बने जी, कि जो एक हाई लेवल के रहे, जैसे भिलाई और दुर्ग से लड़के निकलते हैं वैसे यहीं कोरबा से निकले। तो ये सब सोच लेकर के सरोज दीदी आगे चल रही है। वह विकास और पूरा विकास करना चाहती है इस पूरे लोकसभा में, और लोग उनको मैं देख रहा हूं जहां भी जा रहे हैं भारी संख्या में आकर के उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ मिलना चाहते हैं। तो वो प्यार मोहब्बत जो उनको मिल रहा है वह एक दिशा दिखा रहा है या एक संकेत दे रहा है कि दीदी के जीतने के चलिए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि मैं विज्ञापन की श्रेणी में आ गया। विज्ञापन की श्रेणी मेरे से पूछा, मेरे से पूछा। तो मैं ये सारी बातें जो आपने कही है, ये सारी बातें सरोज जी से भी करूंगा, क्योंकि हमारा एक कार्यक्रम है, एक मुलाकात। आपने देखा होगा 2 दिन पहले ज्योत्सना महान जी से हमारी बात हुई, और हम उनसे भी अभी चूंकि बाहर चली गई हैं चिरमिरी साइड, वो आएंगी तब उनसे बात करके फिर ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि वो थोड़ा और उनके साथ विस्तार में चर्चा होगी, वो हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर साहब, शहर सज गया है, थोड़ा सा और आनंदित करने वाली बात कर लें। और जिस तरह की अभी युवाओं में जो अमूमन ये माना जाता है ना कि युवा थोड़ा सा वो गाड़ी में बैठा के किसी को पीछे बैठी रहे और आईफोन रहे कान में और पल्सर में घूमे या बड़ी कार में घूमे, इस उम्र में अगर युवाओं को ये देखा जाता है कि वर्ष प्रतिपदा को लेकर के वो सड़क को सजा रहे हैं, चारों ओर इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू नववर्ष पर सारे लोग घर से बाहर निकलें, या घर से बाहर नहीं निकल सकते किसी कारण तो अपने घर को सजाएं, बाहर रंगोली हो उस दिन भी, उस दिन दिए जलें, और सब कोई प्रेम और सद्भाव का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हिंदू नववर्ष को मनाएं। ये जो कोशिश है मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आह्लादित करती है। जय श्री राम बोल करके इसका शुरुआत करूंगा। देखिए, अभी जो कोरबा में हिंदू नववर्ष जो मनाया जाता है जी, मैं कहता हूँ छत्तीसगढ़ ही नहीं, अभी तो पूरे देश का सबसे खूबसूरत हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वह हिंदुत्व संस्कृति को जागृत करने में लगे हुए हैं। जी जी जी। मुझे लगता है कि पूरा शहर ऐसा सज जाता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद हमारे इस अयोध्या में आ रहे हैं, इस कोरबा में आ रहे हैं जी। उस दिन कई झांकियों देखने को मिलती है, कहीं हमें डीजे विजे गाड़ियां देखने को मिलती है, पूरा शहर भगवामय हुआ रहता है। और जो एक हम नारा लगाते थे कि घर घर भगवा छाएगा, राम राज्य फिर आएगा, तो राम राज्य तो आ चुका जी, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे बच्चे तक हिंदुत्व संस्कृति की बात पहुंचाने का कार्य जो यह युवा वर्ग करवा रहा है जी, वह काबिले तारीफ है। उन लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं लेकिन किसी के पास जाते नहीं हैं जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जी। तो सब लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ के दर्शकों को, जनता को मैं चाहूँगा कि आप एक बार उस दिन कोरबा जरूर आए। मैंने तो अपने लोकसभा की प्रत्याशी सम्मानी सरोज दीदी को बोला है कि आप इस बार कोरबा में देखिए ये हिंदू नववर्ष, और यह नववर्ष ऐसा है कि जो एक बार देख लेगा वो बार बार कोरबा आना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि मैं तो अब कोरबा की हो गई हूँ, मुझे बार बार आने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जी 31 दिसंबर तो कहीं न कहीं ये 9 अप्रैल को जो हम दृश्य देखेंगे या इसके पहले भी 3-4 वर्षों से देख रहे हैं, कहीं वो अंधेरे में दुबका नजर आता है। 31 दिसंबर को भूल जाते हैं लोग। कोरबा में भी 31 दिसंबर को युवा पीढ़ी सड़क पे होती है, अपना आनंद प्रदर्शित करते हैं वो। लेकिन ये जो आनंद है, ये आनंद दोनों तरह का। यहाँ कोई शराब के जाम नहीं छलकाए जाते, यहाँ इसकी अनुभूति ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल कमलेश भाई, इसकी अनुभूति अलग मतलब उसको शब्दों में कैसे बयां करें? शब्दों में बयान नहीं सकते जब तक आदमी उसको देखेगा नहीं। जी, एक एक घर का व्यक्ति, एक एक सदस्य बाहर सड़क पे आता है, चाहे हमारी माताएं हुए, पिता हुए, हमारे भाई बहन हुए, हमारे दोस्त हुए,
सब लोग भगवा मैं होकर के सड़क से, रोड पे पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। वहां कोसाबाड़ी के हनुमान मंदिर से लेके सीतामढ़ी तक जी ये हालत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो दृश्य है आंखों में, वो इसके पहले जो हुआ है, और जो छत्तीसगढ़ के आप आह्वान कर रहे हैं, लेकिन मैं तो आह्वान करता हूं आसपास के लोगों का कि वो भी आएँ, तो बाहर से लोगों को ना बुलाएं, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो गया था कि पूरा 14-18 घंटा तक तो शहर जाम हो गया था। तो इतनी संख्या हो जाती है, और भी माध्यम हैं जो चैनलों में लाइव प्रसारित किया जाता है, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम को जहां तक हो सकेगा ड्रोन की मदद लेकर के आप लोगों तक उसको पहुंचाए, ताकि सब लोग नहीं आ सकते उसको देखने के लिए, क्योंकि झांकियाँ जिस तरह से हिंदू क्रांति सेना के लोगों का जो हमारे पास आया है, वो करीब 3 दर्जन के आसपास झांकियाँ अलग अलग राज्यों से लोग बुला रहे हैं, और वो सारी झांकियाँ ही सीतामढ़ी से शुरू होंगी, तो मुझे लगता है कि वो सीधे ट्रांसपोर्ट नगर तक पहुंच जाएंगी। और इधर भी झांकियों का वैसे ही क्रम है, कोसाबाड़ी से लेकर के और ट्रांसपोर्ट नगर तक। कमलेश भाई, जाम नहीं लगेगा तो मजा भी नहीं आएगा। बिल्कुल, होना भी चाहिए। लोग जहाँ है वहीं अपने मस्त रहें, नाचते गाते रहें, हिंदू नववर्ष मनाएं। और जो 31 दिसंबर की बात कहे, वो अब तो मैं देखता हूँ कि बहुत फीका होता जा रहा है। हाँ, धीरे धीरे लोग अब 31 दिसंबर वाला जो है, मैक्सिमम लोग, पहले हम लोग भी बहुत बाहर जाते थे, कभी इस क्लब में, कभी वहाँ पे गार्डन में, ये वो, लेकिन अब देखते हैं लोग अपने परिवारजनों के साथ मनाना चाहते हैं। जी। लेकिन इस हिंदू नववर्ष में सभी लोग बाहर निकल करके, क्योंकि ये शाम से कार्यक्रम शुरू हो जाता है जी, सभी लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अरे पिछले बार तो इतना मजा आया था कि एक जगह तो एक होटल वाले ने अपने तरफ से जलेबी रबड़ी फ्री कर दी थी, तो लोग उतना भीड़ में, हम पैसे दे रहे, बोले नहीं आज श्री रामचंद्र जी का दिन है, आज हिंदू नववर्ष है, आज मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं उस दिन, पूरे सभी समाज वाले स्टॉल लगाए रहते हैं। जी। कोई लस्सी दे रहा है, कोई छाछ दे रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। तो ये तो एक मेला है, और अद्भुत मेला है। इसमें सभी लोग को शामिल होना चाहिए और इसका लुत्फ उठाना चाहिए, मैं बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसको किसी पार्टी से, किसी कोई पार्टी नहीं, ये हमारा, ये सबका है, ये सबका है। और सब मिल करके हमारी जो व्यवस्था रही है, सनातनी व्यवस्था कह लें या प्राचीन व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था का एक रूप दिखाई देता है। तो उस रूप में, रूप का जो स्वाद लेता है, उसके बीच में जो जाता है, कितना आनंद का अनुभव करता है। जी, मैं तो आपको बोलूंगा कि मैं 2 वर्ष से जी, मैं अपने तरफ से मेल भी कर रहा हूँ बड़े बड़े चैनल्स को, आज तक को, और ये जी टीवी को, इन लोग को 3-4 चैनल, राष्ट्रीय चैनल, इंडिया टीवी को। लेकिन पता नहीं, मैं कहूँगा कि उनका दुर्भाग्य है कि वो आकर के इसको कैप्चर नहीं कर रहे हैं। जी। आप लोग की अच्छी जान पहचान रहती है, मेरा निवेदन रहेगा सभी जो ब्यूरो चीफ है अखबार के, आप तो संरक्षक है कोरबा प्रेस क्लब के, कृपया एक बार उन लोग से निवेदन कीजिए कि इसको आकर के कैप्चर करे वो। जी, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है, यह राष्ट्रीय पर्व है जो कोरबा में मनाया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक नजीर के रूप में इसको देश के सामने प्रस्तुत किया जाए कि देखो, अगर ये कोरबा में हो सकता है तो देश के अन्य हिस्सों में क्यों नहीं महानगरों में क्यों नहीं, उप महानगरों में क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बिल्कुल हम लोग आज से ही, मैं इस कार्यक्रम के समापन के बाद मैं प्रयास करना शुरू करूंगा, और अगर उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई हमारी टीम नहीं जा पाएगी, आप भिजवा दीजिएगा, तो वो भी व्यवस्था कर लेंगे, कोई दिक्कत ये नहीं। नेशनल टीवी पे दिखना चाहिए लोगों को जी जी, कि कोरबा में किस प्रकार का हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। जी बिल्कुल, कोरबा में उनके प्रतिनिधि कुछ चैनलों के हैं भी, वो लोग भेजते हैं, लेकिन उतना तवज्जो नहीं मिलती कि कोरबा में है। हाँ। छोटी जगह हो जाती है दिल्ली के हिसाब से, लेकिन जब उसको भव्य रूप हम दिखाएंगे, उनके सामने प्रस्तुत करेंगे, तो उनको भारतवर्ष का यह नंबर 1 कार्यक्रम होगा हिंदू नववर्ष का। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं नहीं होता। मैंने कभी टीवी पे नहीं देखा इतना बड़ा कार्यक्रम। जी जी जी, इस तरह का कार्यक्रम किसी भी उसमें धर्म में, भारत में ऐसा छोटी सी जगह में इतने लोगों को इकट्ठा होना और इतना व्यय करके इतनी अच्छी व्यवस्था देना, ये शायद कहीं नहीं दिखता। तो आप सब भी ये जो हम लोग चर्चा करते करते आनंदित हो रहे हैं ना, आप सुनते सुनते आनंदित हो रहे होंगे। अब जो लोग नहीं आए हैं पहले इस तरह के कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में, वो इस बार जरूर पहुँचे, और सब पूरे परिवार के साथ मिलकर के, कोरबा हमारा परिवार है, प्रदेश हमारा परिवार है, पूरा देश हमारा परिवार है, और हम लोग तो उस व्यवस्था पर यकीन करने वाले लोग हैं, विश्व बंधुत्व का भाव लेकर के, कि यहाँ सब जड़ चेतन सब के सब हमारे परिवार हैं, पूरी दुनिया हमारी, ये पूरी कायनात हमारा परिवार है। तो उस भाव को लेकर के जब निकलेंगे तो कितना आनंद आएगा, बस उसको अनुभव करिए और हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और डॉक्टर साहब, चूँकि अभी बड़ा कीमती समय है आप लोगों का, सुबह से निकल जाते हैं, लेकिन हमारा अनुरोध,
हमारे दर्शकों का प्यार आपको स्टूडियो ले आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत 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 धन्यवाद। जय श्री राम।